राजस्थान परिषद 45 साल पूर्व गठित हुई थी और ये तब से लेकर अब तक शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या सामाजिक जुड़ाव का क्षेत्र हो, महन ये कार्य करती आ रही है। और इसी पहल को आगे ले जाते हुए हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे लेके आए हैं जिसका नाम है मीट द आइकॉन। इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम उन विभूतियों से रूबरू होते हैं, उन महानुभावों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं धर्म संघ को दी है और जिनका जुड़ाव जैन धर्म संघ से है और या जिनका व्यक्तित्व प्रभावित हुआ है जैन धर्म संघ के संस्कारों से, और ताकि जो देखने वाले हैं वो इनसे प्रेरणा ले पाएं और उनकी तरह बन पाएं। और आज हमारे बीच जो शख्सियत है वो शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुकी है। उनका जन्म 12 अप्रैल 1943 में हुआ रत्नागिरी महाराष्ट्र में और इनकी शिक्षा इंदौर यूनिवर्सिटी से हुई। इन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्री इंदौर यूनिवर्सिटी से हासिल की और उसके बाद ये इंदौर में पार्षद रही, इंदौर में उप महापौर रही और भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न समितियों में सदस्य रहने के बाद ये लोकसभा में 7 बार चुनकर आई। और इनका जो प्रिय विषय है वो विषय है महिला सशक्तिकरण। Women empowerment is something for which she has always stood for. और एक बात इनके बारे में कहना चाहूँगा कि 18वीं शताब्दी की जो सुधारक है अहिल्याबाई होलकर, उनका इनके जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ा और आज ये मंच गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने आप को श्रीमती सुमित्रा जी महाजन को अपने बीच में पाकर एक जोरदार से ताली सुमित्रा ताई के नाम से भी हम सब जानते हैं। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान परिषद में एक लेडीज़ विंग है और ये लेडीज़ विंग की हमारे साथ जो कन्वीनर है वो भी जुड़ चुकी हैं, श्रीमती सिंपल जी बछावत। नमस्कार जी। एंड वी ऑल्सो हैव विद अस भारती जी तातेड़ एंड रश्मि जी गेडिया। नमस्कार। तो रश्मि जी शुरू करें। आपके बारे में इतना सुनने के बाद एक छोटा हम लोग सबकी जो थोड़ी सी आपके बारे में क्वेश्चंस के जागरूकता के लिए, आप एक सफल गृहिणी हैं, आप एक समाज सेवी हैं और आप अपना पॉलिटिक्स में अच्छा परचम लहराया है। तो आपका जीवन में इसमें क्या आसानी थी या मुश्किलें थी, आप हमारे साथ शेयर कर सकें तो। देखो, आपने जैसे कहा एक सफल गृहिणी तो हर एक को होना ही चाहिए, है ना। और मैं ये मानती हूँ हर महिला में वो गुण तो है ही, मगर एक महिला जो सफल गृहिणी बनती है वो कहीं ना कहीं अच्छी मैनेजमेंट गुरु भी है, क्योंकि पूरे परिवार को मैनेज करना, अलग अलग स्वभाव के लोगों को मैनेज करना, बच्चे से लेके बूढ़े तक, तो शी इज़ ए वेरी गुड मैनेजर ऑल्सो। और वो जब ऐसे पूरे परिवार को मैनेज करती है तो कहीं ना कहीं समाज में भी जब वो जाती है तो अपने आप वो सामाजिक कामों से जुड़ती है और समाज के सभी वर्गों से उसका अपना रिश्ता बन सकता है। राजनीति की भी वही, आखिर राजनीति है क्या? राजनीति ये है कि मेरा देश कैसा चले, मेरे देश के लिए क्या नियम अच्छे हैं, किस रास्ते पे मेरे देश के युवाओं ने चलना चाहिए, महिलाओं ने चलना चाहिए, और हम सब मिल करके देश की उन्नति कैसे करें, यही राजनीति है। और यही पारिवारिक भाव भी होता है कि सब मिल करके अपने परिवार को उन्नत कैसे करें। और इसलिए मुझे लगता है कि किसी महिला के लिए ये काम कभी बहुत कठिन तो नहीं रहता, लेकिन मुश्किलें बहुत इसलिए होती है कि मैंने खुद भी अनुभव किया इस बात को। जब एक महिला काम करने के लिए निकलती है तो पहले बहुत बारीकी से ये देखा जाता है कि वो परिवार संभाल रही है कि नहीं। हालांकि मेरा कहना है कोई भी परिवार को दुर्लक्षित करके कभी बाहर काम नहीं करती है, वो अपने परिवार को महत्व दे के ही। जैसे मेरे परिवार में मेरे सास ससुर थे, मेरे देवर थे,
तो कहीं ना कहीं मैं उन सबके साथ काम करते हुए वो भी मुझे मदद करते थे, तो मैं भी पूरे परिवार को संभालते हुए आगे बढ़ी। कई बार ऐसे मौके भी आए कि मुझे बाहर जाना था, तो मैं सुबह जल्दी उठ करके कुकर तैयार करके रोटी बना करके सब्जी काट के रखती थी कि अब सासू जी सब्जी बघार दे और कुकर चढ़ा देंगे। वो आधा काम मैंने किया, आधा काम उन्होंने, हम दोनों मिल करके चलते थे। ये होता है ऐसा। फिर भी देखा तो जाता है कि वो महिला है, घर संभाल रही है कि नहीं। ये थोड़ी बारीकी उसको फेस करना। एक और बात भी होती है, जब महिला बाहर काम करने निकलती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको डबल एनर्जी लगानी होती है। उससे अपेक्षा बहुत ज़्यादा भी होती है और उसको वो पूरी करने के लिए, क्योंकि घर भी अच्छा संभालो और बाहर काम करते समय भी जरा सी भी चूक नहीं हो जाए, नहीं तो फिर वो तो महिला है, नहीं कर सकती। इसलिए बहुत चौकन्ना होके काम करना पड़ता है। और ये तो मेरा अपना भी अनुभव है। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक महिला को डबल मेहनत, डबल कर्तृत्व वो जब दिखाती है तब कहीं जाके किसी पोजीशन में वो पहुँच जाती है। ये होता है, लेकिन बहुत कठिन है ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर अपन मन में इच्छा रख करके चलो कि हाँ मैं आई कैन डू इट, ये पहली आई कैन की भावना ये हम में आना चाहिए। और मैं इसलिए आपने जो कहा महिला सशक्तिकरण, तो सशक्तिकरण यानी वो सशक्त है, मगर मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ कि हर स्त्री का हनुमान होता है ज़िंदगी में, जीवन में चलते चलते। जैसे हनुमान के पास शक्ति तो थी, मगर भूल गया कि मुझ में वो शक्ति, उसे किसी जांबुवंत को याद दिलाना पड़ा कि तुम में है, यू कैन। तो महिला को भी कई बार ऐसा होता है, तो कोई ना कोई चाहिए, और इसलिए ये महिला मंडल है, सामाजिक गतिविधियाँ होती है तो है, या हमारे मैं कहूँ कि पार्टियों में भी महिला मोर्चा रहता है कि नहीं महिलाएं भी कुछ कर सकती है। तो कठिनाई तो अपने आप आती है, लोगों का देखने का दृष्टिकोण रहता है, ये क्या संभाल पाएगी, ये कैसे कर पाएगी, ऐसा भी हो। कुछ लोग इस दृष्टि से हाँ देखते हैं कैसा करती है, ये भी होता है। मगर कुछ कहते हैं नहीं नहीं वो कर सकेगी, करेगी, नहीं तो हम मदद, यानी अच्छे भले थोड़े से कानाफूसी करने वाले, थोड़े से माइन्यूटली देखने वाले और मदद करने वाले, मैं कहूँ सभी लोग होते हैं। देन यू हैव टू चूज, आपको चूज ही होना होता है कि आप किसको चूज करते हैं, किस तरफ ध्यान देते हैं। जो ऐसे थोड़े से देखेंगे आपको, देखो क्या करती है, तो उसमें उनकी तरफ ध्यान मत दो। जो आपका सहयोग कर रहे हैं उनका सहयोग करके अपना कर्तृत्व दिखाओ। तो कठिनाइयाँ तो बहुत आना है, मैं सबको कहना चाहूँगी कठिनाई तो आना है, मगर कठिनाई को पार करके रास्ता निकालना यही तो बड़ी बात है, और ये दिखाना पड़ेगा। और महिला एक अच्छी तरीके से ये कर सकती है, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। एक ही और क्वेश्चन कोई कल बोलना है, 3 क्वेश्चन एक ही और करेंगे, एक आपकी बातें बहुत इंस्पायर करने वाली है, बहुत प्रेरणा दे रही है। हमारा जैन जो धर्म संघ है वो नैतिकता, सद्भावना, अहिंसा और अनुशासन पे टिका हुआ है, खड़ा है। अनुशासन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा। तो आप एक लोकसभा स्पीकर रही हैं, तो आपने इस अनुशासन को कैसे अपने जीवन में सक्रिय बनाया? एक बात बताऊँ, मैंने पहले आपको अपने आप को सिद्ध करना होता है, दिखाना होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के पहले मेरा अपना जो व्यवहार लोकसभा में होता था, वास्तविक मैं सच बताती हूँ, क्योंकि उसको भी लोगों ने याद रखा था। यानी कई लोग मुझे वैसे बोलने वाले भी मिले कि हाँ आपको कभी हमने ज़्यादा ज़ोर से बोलते हुए नहीं देखा लोकसभा में, आपको कभी हमने चिल्लाते हुए नहीं देखा लोकसभा में। बात तो आप रखती थी, या पूरी पार्टी वेल में आती थी तो आप कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे रहती थी, क्योंकि वेल में आना मुझे पसंद नहीं होता था। तो ये छोटी छोटी बातें, मगर आपको अपने आप को सिद्ध तो करना, क्योंकि बाद में अगर मैं अनुशासन लाना चाहूँगी लोकसभा में स्पीकर के रूप में बैठ के,
तो पहले मेरा भी पहला क्या चरित्र रहा है इसको तो लोग देखेंगे, इसलिए अनुशासन अपने जीवन में भी पहले होना चाहिए, अपना व्यवहार उस तरीके का होना चाहिए, तो उसका प्रभाव आपकी वाणी में आता है। तो आपने ठीक कहा कि जो आपके समाज में भी आप जैसा कहते हैं कि इन बातों को सिखाते हैं कि अनुशासन, चरित्र, और मुझे वास्तव में आचार्य तुलसी जी की वो बात ज़्यादा पसंद आती है, मैंने बहुत पहले से उनको पढ़ा है कि वो चरित्र यानी व्यक्ति का चरित्र नहीं, वो कहते हैं एक व्यक्ति का चरित्र बनते बनते राष्ट्र का चरित्र बनाना, ये बहुत महत्व है। राष्ट्रीय चरित्र यही तो बनेगा, और इसलिए ये चरित्र बनाने के लिए हमें पहले अपने आप को तो सुधार करना पड़ेगा, और हम अपने जीवन में जब वो नैतिकता लाएंगे तब ना मेरे वाणी में वो एक भाव आ जाएगा कि उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा कि नहीं ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, ये बोलने का भी भाव या प्रभाव तभी आ सकता है। और इसलिए जीवन में मैंने इन बातों को ज़रूर महत्व शुरू से दिया, और जब लोकसभा की अध्यक्ष बनी तब भी मैंने शुरू से एक बात कही कि हम लाखों लोगों के हम प्रतिनिधि हैं। ये बात मैंने ज़्यादा जताई कि हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो लाखों लोगों का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए ये हमें अपने व्यवहार से दिखाना है। आपके तरफ लाखों आंखें हैं, ये भी ध्यान में रखो। और दूसरी बात ये है कि लोकसभा का जो ये स्टेज है या लोकसभा का जो परिसर है, ये झगड़े के लिए नहीं है, ये जनता चौक नहीं है, किसी शहर का चौक नहीं है, यहाँ आम सभा नहीं होती, यहाँ डिबेट होता है, यहाँ डिस्कशन होता है, यहाँ विषयों पर तारतम्य से विचार किया जाता है, क्योंकि यह कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। हो सकता है हम कोई सहमत हो, कोई असहमत हो, मगर सहमति असहमति ये प्रिंसिपली होती है, तत्व से होती है। और इसलिए मैंने हमेशा इस बातों को पर जोर दिया कि भाई चाहे जितना डिबेट करो, मैं 1 घंटे के बदले 3 घंटे चलाऊंगी, विषय दो, मगर आपको विषय पे बोलना पड़े। विरोध में भी बोलना हो तो भी ठीक तरीके से चर्चा करके ही पास करना है, तो चर्चा को महत्व देना, ये कोशिश करी मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें मैंने केवल लोकसभा चलाते समय नहीं, मैं बाद में भी लोगों से संवाद करती थी, क्योंकि संवाद एक बहुत बड़ी बात है। तो अपने चैम्बर में जब मिलने आते थे, कुछ बात करने आते थे, तब भी समझाती थी कि किस तरीके से बात रखोगे, मैं तुम्हें समय दूंगी, अच्छे से बात रखोगे तो समय दूंगी। ऐसा करके एक संवाद से भी मैंने कोशिश करी अनुशासन की। ठीक है, अच्छा होने जी। क्या मैसेज हम सबको हमारे बहुत अनुशासन और ये सब तो बहुत सीखे, लेकिन क्या मैसेज आज की युवा पीढ़ी के लिए कि मतलब वो उनका स्तंभ। एक बात बताऊं, मैसेज देने के लिए मैं कोई बहुत बड़ी ये नहीं हूँ, सही बात बता कि मैं भी आप जैसी सीख रही हूँ जीवन में, मगर हाँ शुरू से अभ्यास करने की प्रवृत्ति, यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं, इसलिए मैं कह सकती हूँ युवाओं को भी आज सबसे ज़्यादा कि किताबें हमेशा हमारी साथी होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त पहले करो, फिर खर्च करो। एक बात है, ज्ञान ये चीज़ ऐसी है, खर्च करो तो बढ़ता है, घटता नहीं है, क्योंकि जब आप कहीं खर्च करो तो सामने वाला भी तो आपको कुछ देता है, ये मिलता जाता है। मगर इसके लिए पहले अपने पास कुछ विचार तो होना चाहिए, और इसलिए ये विचार होने के लिए बड़े लोगों को सुनना पड़ेगा, बड़े लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जो लिखने वाले क्या लिखते हैं, क्या विचार है, अलग अलग लोगों के किस प्रकार के विचार हैं। तो पहले तो पढ़ना ये जीवन में बहुत, मुझे भी यही बताया भी गया, मेरे बड़ों ने बताया कि जीवन में या रोज़ कुछ नहीं हुआ तो भी रोज़ कम से कम आधा घंटा 1 घंटा कुछ पढ़ना चाहिए। आप अपनी रुचि की ये पढ़ो चलेगा, मगर कुछ तो भी पढ़ना चाहिए।
आजकल हम थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। मैं कहूँगी युवाओं को कि एक बात तो पढ़ो और जानो। जानो का मतलब ये है आप जगह जगह जितना घूम सकते हो घूमो, मगर घूमने में जानने की प्रवृत्ति होना चाहिए। केवल साइट सीइंग के लिए मत जाओ, घूमने के लिए यानी टूरिज्म के लिए नहीं जाना, मगर अपने देश को जानने के लिए भी जाना है कि ये क्या स्थान है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या मिलता है उनको, क्या नहीं मिलता, अभाव किस बात का है, प्रभाव किस बात का है मेरे। और युवा अगर इस तरीके से अपने देश को, अपने देश के लोगों को जानेगा, चाहे टूरिज़्म के ज़रिए जानो, तो आप घूमने जाओ तब जानो, आप कुछ पढ़ो किताबों के ज़रिए जानो, आप सिनेमा देखो उसमें सामाजिक स्थिति देख करके, मगर पहले जानो। और तो जानने के बाद अपने आप कुछ करने की इच्छा हो जाती है और वो फिर आप सही कर सकोगे। तो मेरा ये जिज्ञासा को कभी मरने मत दो जीवन में, ये मैं कहना चाहती हूँ। चले आपको कुछ